हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक बसंत से तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियों से यहाँ तात्पर्य है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। लेखक ने हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं उनको बेटियों के रूप में यहाँ चित्रित किया है। इस पाठ के रचयिता है नागार्जुन जी। बच्चों, लेखक कहता है कि अभी तक मैंने गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। वह उसके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखता है। इन्हीं नदियों की धारा में उसे माँ, दादी, मौसी और मामी की छवि महसूस होती है, जिनकी धाराओं में वह डुबकियां लगाता है, अर्थात जिनकी गोद में वह सुखद आनंद का अनुभव करता है। लेखक कहता है कि जब मैं इस बार हिमालय पर चढ़ा या हिमालय पर गया तो मैं हैरान हो गया कि ये गंगा, यमुना, सतलुज जैसी दुबली पतली जो नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों में आकर कितनी विशाल हो जाती हैं। अपने घर में हंसने खेलने वाली नदियां मैदानों में कितनी शांत तथा गंभीर हो जाती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं तथा आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। बच्चों, लेखक कहता है कि मेरे मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर ये नदियाँ किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जा रही हैं। बर्फ युक्त चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ियाँ, यही तो इनका घर है, क्योंकि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से। और पहाड़ों पर झरने और चोटियाँ, बर्फ से युक्त चोटियाँ होती हैं। तो लेखक सोचता है कि यही तो इनका घर है। फिर भी खेलते खेलते चीड़ और देवदार के जंगलों में चले जाने पर इनका पिता हिमालय के द्वारा चिंतित होना सही है, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देना तो चोटियों के पास भी नहीं है। उनके पास भी चुप रहने के सिवा कोई भी उत्तर नहीं होता। हिमालय और उनकी बेटियों के विषय में बताते हुए लेखक कहता है कि सिंध, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक आदि हिमालय की सभी बेटियां उसको दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। ये तो हिमालय के पिघले हुए एक एक बूंद से इकट्ठा होकर दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती ही जाती है, जिसका हाथ पकड़ने के लिए सागर अपना हाथ आगे करता है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि पर्वतराज की दोनों पुत्रियों का हाथ उसके हाथ में दे दिया जाए, अर्थात दोनों नदियां मिलकर, दोनों महानदें मिलकर जाकर सागर में समा जाते हैं। इन नदियों का बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले ही आकर्षक ना हो, किंतु लेखक को अत्यंत ही मनोहर लगता है। तभी तो वह हिमालय और समुद्र में ससुर और दामाद का रिश्ता जोड़ता है। दूसरे लेखकों से भी नदियों का संबंध बताते हुए लेखक कहता है कि कालिदास के यक्ष ने मेघदूत से बेतवा नदी का प्रतिदान देने को कहा था। प्रतिदान का अर्थ है यहाँ वापस देने से, लौटाने से। इस कवि को नदी का सचेतक रूप पसंद था। जो व्यक्ति पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में अलग अलग रूप देखेगा, वही इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर इनको लोक माता के रूप में भी देखते हैं।
किंतु माता बनने से पूर्व लेखक इनको बेटियों के रूप में भी देखना चाहता है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़कर उन्हें प्रेयसी के भावना से भी देखता है। वह उन्हें ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है। एक दोपहर सतलुज के किनारे बैठकर जब वह लेखक अपने पांव उसके शीतल जल में डाल देता है तो वह तरोताजा हो जाता है। उसका तन और मन प्रसन्न हो उठता है और सतलुज से बहन का संबंध जोड़कर उसके और हिमालय की प्रशंसा में गीत गाने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृत नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इन पंक्तियों में लेखक ने सतलुज नदी को अपनी बहन के रूप में चित्रित करते हुए उसकी प्रशंसा की है और उसके पिता हिमालय की चिंताओं को और उनकी अ, अनुपम छटा और महत्व का वर्णन किया है। यह पाठ ये समाप्त होता है।